नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम विलेज में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द विसर्ग संधि। क्योंकि जो प्रीवियस 2 वीडियोस मैंने बीएड के शेयर किए हैं, उनमें मैंने स्वर संधि और विसर्ग संधि दोनों के बारे में अच्छे से क्लियर किया है विद एग्जांपल। आई होप अगर आप उसमें थोड़ा फोकस के साथ पढ़ेंगे, तो आपको जो व्यंजन संधि और स्वर संधि दोनों क्लियर आपको हो जाएंगी। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है ना? उसके बाद हमारी संधि का चैप्टर पूरा हो जाएगा। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कोई एक शब्द है, उसके पश्चात विसर्ग लग रहा है, ठीक है, क्योंकि विसर्ग हमेशा बाद में लगता है, पहले कभी विसर्ग नहीं लगता है। ये इसका नियम है, पहले विसर्ग नहीं लगता है। उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आ रहा है और उनको मिलाने पर कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, या फिर उसके मिलाने पर कोई चेंजेस उस शब्द में आ रहे हैं, तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो यही इसका परिभाषा था, जो लिखा हुआ है वही मैंने अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या रल व हा रहे, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, और यह ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। ठीक है ना? जैसे मन धन रथ, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? रा आ रहा है विसर्ग के बाद में, तो ये क्या हो जाएगा? मनोरथ। ओ बन जाएगा यहाँ पे, मनोरथ। सर धन ओज, सरोज। मन धन भाव, मनोभाव। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हमें पहले परिभाषा को अच्छे से पढ़ना होगा, याद करना होगा। विसर्ग के पहले अ आए, ठीक है, और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या यार अलावा हार आए, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। ठीक है, या तो विसर्ग के बाद में यार अलावा आए, ठीक है, या फिर वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, तो ऊ का ओ हो जाता है, और यह ऊ जो विसर्ग के पहले आल बना हुआ है उसके साथ मिलके ओ हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? इसे विसर्ग से पहले यहाँ पे क्या है? आ है। रा में क्या है? आ छिपा हुआ है, तो उसके साथ मिलके ये ओ बना देगा। समझिए इस बात को। ठीक है ना? नेक्स्ट है पय धन धर। अब इसको मैं अच्छे से एक बार आपको समझा देता हूँ। पय धन धर बराबर पयोधर। देखिए, विसर्ग दिया है परिभाषा के हिसाब से, इसके बाद अगर क्या आ रहा है? ध आ रहा है, ध, त थ ध, तो धा है ना, ये ता वर्ग का तृतीय वर्ण है। ठीक है, और विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? आ है, तो विसर्ग का क्या होगा? ऊ होगा, ये पहले ऊ होगा। ठीक है, बट इस ऊ में अगर य वाला आ मिलेगा, तो ये ओ बन जाएगा, तो पयोधर ये बन जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार ये सारे एग्जाम्पल उदाहरण इसके दिए हुए हैं। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए, तो और विसर्ग के बाद का वर्ण क प फ हो, तो विसर्ग शा में बदल जाता है। निह धन कपट, निष्कपट। ठीक है, देखिए, विसर्ग के बाद ई आ रही है यहाँ पे, ना पे ई की मात्रा लग रही है। ठीक है, और विसर्ग के बाद का जो वर्ण है वो का है, निष्कपट। शा में चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी ई की मात्रा लग रही है विसर्ग से पहले, यहाँ पे फा आ रहा है। ठीक है, तो निष्फल हो रहा है। देखिए, मेन जो फोकस है ना, वो एक बार परिभाषा पे होना चाहिए कि कौन से वर्णों से मिलकर क्या वर्ण मिलेगा, किसके बाद अगर ये वर्ण आएगा तो क्या होगा। सिंपल, तो बहुत ज़्यादा में कठिनाई नहीं होगी। यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए, तो ई ऊ का ई ऊ हो जाता है। जैसे निह धन रव, नीरव। देखिए यहाँ पे क्या, ई विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है, और उसके बाद र आ रहा है, तो ई का ई हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा ई बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दु धनराज, दुराज। ठीक है, यहाँ पे ऊ आ रहा है विसर्ग से पहले और रा आ रहा है, तो ऊ हो गया है दुराज। ठीक है ना? इसी तरह से होते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, तथा वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या यार अलावा हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निर्धनोपाय, निरुपाय, निर्धनझर, निर्झर।
ने धन धन निर्धन, विसर्ग संधि है ये। अब मैं इसको एक तरह से क्लियर करता हूँ। देखिए निर्धन धन, क्योंकि निर्धन को ले लेते हैं, सबसे इजी यही रहेगा, निर्धन। हाँ, विसर्ग से पहले ई आ रहा है, जो कि अ और आ को छोड़कर। अगर ई की जगह ऊ भी होता, ऊ भी होता, ए भी होता, या फिर कुछ कोई और स्वर होता, सिर्फ आ और आ, दोनों छोटे आ और बड़े आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर होता, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या तो कोई स्वर होता धा की जगह, कोई भी स्वर होता वो, चाहे आ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई भी हो सकती है, ऊ भी हो सकती है, या किसी वर्गा तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या यारा लावा हो, तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। तो ई के बाद पता है क्या आ रहा है, धा है, जो कि ता वर्ग का तृतीय वर्ण है। ता था दा धन निर्धन, दुह धन गंध, दुर्गंध। देखिए विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, ऊ, जो कि अ के अलावा स्वर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ रहा है, गंध, गा, गा क्या है, का वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो मिलके क्या हो रहा है, दुर्गंध, रा बन जा रहा है, ठीक है ना। गा क्या तीसरा वर्ण है। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट नियम की तरफ अपन बढ़ते हैं अभी। यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो, तो पहला अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है, और विसर्ग के बाद वाले आ का लोप हो जाता है, तथा उसके स्थान पर लुप्तकार चिन्ह आ लगा दिया जाता है। अच्छा, प्रथम धन अध्याय, प्रथमो अध्याय, मन धन अभिलाषित मनोभलाषित, ठीक है। अब हमने परिभाषा पढ़ी, परिभाषा को एकदम अपने माइंड में रखना है, क्या है कि विसर्ग के बाद अगर आ रहा है तो ओ बन जाता है, और ओ के बाद आ का लोप हो जाता है, और उसके स्थान पर आ, ये जो डॉलर वाला जैसा साइन बनता है ना, वैसा। अध्याय, प्रथमो अध्याय, जैसे आपको भी श्रीमद् भगवत गीता अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है सारी चीजें, प्रथमो अध्याय, मनोबलाशित, यशोबलाशी, यानी यश का अभिलाषी, यशोबलाशी जिसको यश की अभिलाषा हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रथम विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, तो चेंजेस क्या है, ओ बन गया है, और ओ के बाद इस वाले आ का ये चिन्ह से परिवर्तित हो गया, जो आकार का चिन्ह होता है, उसको आकार का चिन्ह कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए प्रथम अध्याय, मन धन अभिलाषित मनोबलाषित, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग के बाद आ रहा है, तो चेंजेस क्या है, ओ धन अभिलाषित, अ में चेंज हो गया है वो, ठीक है ना। अगले नियम नियम की तरफ अपन बढ़ेंगे अभी। तो पहले आकार को छोड़कर किसी अन्य स्वर के होने पर विसर्ग के बाद र रहने पर विसर्ग विलुप्त हो जाता है, और यदि उससे पहले ह्रस्व स्वर हो तो वह दीर्घ हो जाता है। ये हमने शायद पहले एक नियम में पढ़ा है, एक बार और इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दूसरे तरीके से इसको कह रहा है। निह धन रस, नीरस, निह धन रोग, निरोग, ठीक है। तो ये क्या इसमें लिख रहा है, आ को छोड़कर, तो यहाँ पे विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या रह रहा, तो विसर्ग तो गायब हो जाएगा, और उसकी जगह पे ह्रस्व गायब हो जाएगा और दीर्घ हो जाएगा, यानी कि छोटी ई है तो बड़ी ई बन जाएगी, छोटा हुआ है तो बड़ा हुआ बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ, ई के बाद रा आया है तो नी रस हो गया, निधन रोग, ई के बाद रा आ रहा है तो नी रोग, ठीक है। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं अपन। विसर्ग के बाद श श से होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है, या अपने से आगे वाला वर्ण हो जाता है, जैसे निधन संदेह, निसंदेह अथवा निसंदेह, निधन सहाय, निस्सहाय अथवा निस्सहाय। देखिए यदि विसर्ग के बाद में स, श या फिर श दोनों में से कोई आता है, तो कोई इस पर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, उसको सेम जोड़ के लिख देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, निह धन संदेह, निसंदेह, यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, सा आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी निह धन सहाय, निस्सहाय, यहाँ पे भी विसर्ग के बाद सहाय आ रहा है, निस्सहाय, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ।
यानी कि विसर्ग के बाद अगर सा श शा तीनों में से कुछ भी आए तो विसर्ग को हम हटाएंगे नहीं। अगर हटाएंगे तो सेम शब्द को आधा लिख के, मतलब एक शब्द के बाद जोड़ा हो जाता है वो। यहाँ पे एक सा है, यहाँ पे डेढ़ सा हो, आधा सा अलग से यहाँ पे ऐड कर दिया। या फिर यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं रहने देते हैं, प्लस के साइन को हटा के ऐसे ही लिख देते हैं अगर विसर्ग के बाद स श शा आए तो। नेक्स्ट, कंप्लीट। ठीक है, विसर्ग संधि यहाँ पे पूरी होती है। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा, वीडियो क्लियर होगा आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।